कभी कभी किसी रिश्ते की सबसे खतरनाक बात उसकी नज़दीकी नहीं, बल्कि वो खामोशी होती है जिसे देखने वाला अपनी कल्पना से कोई भी नाम दे देता है। कुछ मुस्कुराहटें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर लोग कहानी बना लेते हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं जिनमें दो लोग बिल्कुल निर्दोष होकर भी दूसरों की निगाहों में कसूरवार दिखाई देने लगते हैं। मेरे और अमन के बीच भी कुछ ऐसे ही पल आए थे, पल जिनके बारे में अगर कोई आधी बात सुन लेता तो शायद उसे कोई और ही अर्थ समझ आता। लेकिन उन पलों की पूरी सच्चाई केवल मेरे दिल को मालूम थी। मैं नैना हूँ, अमन की भाभी, और यह कहानी उस रिश्ते की है जिसे दुनिया ने कई बार शक की नज़र से देखा, जबकि उसके भीतर छिपी भावनाएं सम्मान, अपनापन और परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं थीं। शादी के बाद जब मैं पहली बार इस घर में आई थी, तब मुझे नहीं पता था कि एक दिन यही घर मेरी हंसी, मेरी चिंताओं और मेरी अनगिनत यादों का हिस्सा बन जाएगा। घर बड़ा था, लोग बहुत थे, और हर व्यक्ति की अपनी आदतें थीं। मेरे पति राघव शांत स्वभाव के थे और काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहते थे। सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। ससुर जी अनुशासन पसंद करते थे और घर की जिम्मेदारियां धीरे धीरे मेरे कंधों पर आती चली गई थीं। इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच अमन मेरी जिंदगी में एक छोटे भाई की तरह था, हंसमुख, थोड़ा शरारती और घर में आते ही माहौल बदल देने वाला। वह पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रहता था और छुट्टियों में ही घर आता था। उसकी सबसे बड़ी आदत थी कि घर में कदम रखते ही सबसे पहले मुझे आवाज़ देता, भाभी, मेरे लिए चाय है या फिर मुझे खुद बनानी पड़ेगी? और मैं हमेशा हंसकर कहती, तुम्हारे लिए चाय नहीं, पहले डांट तैयार है। उस साल बरसात कुछ ज्यादा ही हुई थी। एक शाम आसमान अचानक काला पड़ गया और तेज बारिश ने पूरे आंगन को पानी से भर दिया। मैं रसोई में चाय बना रही थी कि पीछे से अमन की आवाज आई, भाभी, खिड़की बंद कर दीजिए, पानी अंदर आ रहा है। मैं जल्दी से बाहर आई तो देखा कि वो भीगता हुआ बरामदे में खड़ा था। उसके हाथ में बाजार का सामान था और चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। मैंने झुंझलाकर कहा, बारिश में भीगने की क्या जरूरत थी? उसने सामान मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, घर के लिए था भाभी, अगर मैं नहीं लाता तो सासू माँ कहती कि शहर जाकर बेटा काम का नहीं रहा। मैं मुस्कुरा दी। उस पल में कुछ भी असामान्य नहीं था, मगर शायद घर की थकी हुई दीवारों के बीच वो छोटी सी हंसी मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। राघव बाहर थे और कई दिनों से घर की सारी जिम्मेदारियां संभालते संभालते मुझे पहली बार लगा कि कोई मेरे थक जाने को भी देख रहा है। धीरे धीरे अमन के आने जाने से घर में फिर से रौनक लौटने लगी। वो मेरी मदद करने के बहाने कभी सब्जियां काट देता, कभी सासू माँ की दवा लेकर आता और कभी मेरे हाथ से भारी सामान लेकर कहता, आप रहने दीजिए भाभी, आप पहले ही पूरा घर संभाल रही हैं। मैं उसे समझाती कि उसे अपनी पढ़ाई और नौकरी पर ध्यान देना चाहिए, मगर मन के किसी कोने में उसकी यह चिंता मुझे अच्छी लगती थी। शायद इसलिए नहीं कि वो कोई खास रिश्ता था, बल्कि इसलिए कि संयुक्त परिवार में अक्सर जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सबका ध्यान रखता है, उसकी थकान सबसे कम दिखाई देती है। अमन उन कम लोगों में था जो मेरी चुप्पी पढ़ लेते थे। एक दिन दोपहर को सासू माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में अफरा तफरी मच गई। राघव किसी जरूरी काम से शहर से बाहर थे और फोन भी लगातार व्यस्त जा रहा था। मैं घबरा गई थी। अमन ने बिना कुछ पूछे गाड़ी निकाली और सासू माँ को अस्पताल ले गया। डॉक्टर से बात की, दवाइयाँ ली और देर रात तक मेरे साथ अस्पताल में बैठा रहा। उस रात अस्पताल के गलियारे में हम दोनों के बीच बहुत कम बातें हुई। मैं बार बार अपनी हथेलियां जोड़कर मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। अमन ने सिर्फ इतना कहा, भाभी, आप चिंता मत कीजिए, माँ ठीक हो जाएंगी। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उसने तुरंत नजरें दूसरी ओर कर लीं, जैसे वो मेरी कमजोरी को किसी के सामने आने नहीं देना चाहता हो। मेरे लिए वो पल हमेशा एक छोटे भाई के सच्चे सहारे की तरह रहेगा। लेकिन अगले दिन घर लौटते समय मैंने पहली बार महसूस किया कि दुनिया किसी रिश्ते को उतनी आसानी से नहीं समझती जितनी आसानी से हम उसे जी लेते हैं। पड़ोस की एक महिला ने मुझे दरवाजे पर रोककर बहुत सहज अंदाज में पूछा, नैना, रात को अस्पताल में अमन तुम्हारे साथ ही था ना? मैंने कहा, हाँ, माँ की तबीयत खराब थी। वो मुस्कुराई और बोली, अच्छा, आजकल तो देवर भाभी की जोड़ी खूब देखने को मिलती है। उसके शब्दों में छिपा अर्थ मेरे चेहरे की मुस्कान छीन ले गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि किसी की मदद भी कभी कभी दूसरों की निगाहों में गलत कहानी बन सकती है। शाम को अमन मेरे पास आया और बोला, भाभी, आप परेशान लग रही हैं। मैंने बात टालने की कोशिश की, मगर उसने फिर पूछा। आखिर मैंने पड़ोस वाली बात बता दी। कुछ पल वो चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, लोगों के पास अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी के लिए समय होता है। मैंने कहा, लेकिन बात फैल गई तो? उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने गंभीर होकर कहा, तब हमें अपने व्यवहार से जवाब देना होगा, किसी सफाई से नहीं। उसकी बात सुनकर मेरे मन का बोझ थोड़ा कम हुआ। कुछ दिन बाद राघव घर लौटे। उनके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में घर लौटने की खुशी भी थी। उन्होंने माँ का हाल पूछा, फिर मेरा। मैंने उन्हें अस्पताल वाली पूरी बात बताई। उन्होंने अमन की तारीफ की और कहा,
उसने सही समय पर बहुत अच्छा काम किया। मैं राहत की सांस लेने ही वाली थी कि राघव ने अचानक पूछा, लेकिन नैना, पड़ोस में लोग कुछ बातें कर रहे थे, तुम्हें कुछ पता है? मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मैंने उनकी आंखों में देखा। वहां गुस्सा नहीं, बल्कि एक अनजाना संदेह था। मैंने शांत स्वर में कहा, लोग क्या कहते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि उस रात अमन ने वही किया जो इस घर का बेटा करता। राघव कुछ नहीं बोले, उन्होंने बस सिर झुका लिया। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं सकी। मुझे पहली बार डर लगा कि शक की शुरुआत हमेशा किसी बड़े झूठ से नहीं होती। कभी कभी वो एक छोटी सी अधूरी बात से जन्म लेता है और धीरे धीरे रिश्तों की नींव में जगह बना लेता है। मेरे और अमन के बीच ऐसा कुछ नहीं था जिसे छिपाना पड़े। फिर भी मुझे डर था कि कहीं दूसरों की बनाई हुई कहानी हमारे परिवार की सच्चाई पर भारी न पड़ जाए। अगली सुबह मैंने तय किया कि अब मुझे अमन से दूरी बनानी होगी। उसके लिए नहीं, बल्कि इस घर की शांति के लिए। मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरा ये फैसला आने वाले दिनों में ऐसा मोड़ लाएगा जहां मेरी चुप्पी ही सबसे बड़ा शक बन जाएगी। क्योंकि कभी कभी इंसान गलतफहमी से बचने के लिए जो कदम उठाता है, वही गलतफहमी को और गहरा कर देता है। उस सुबह मैंने सचमुच तय कर लिया था कि अब अमन से ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करूंगी। मुझे लगा था कि कुछ दूरी शायद उन निगाहों को भी शांत कर देगी जो हमारे सहज रिश्ते में भी कोई अनकही कहानी तलाशने लगी थीं। मगर रिश्तों की मुश्किल यही है कि दूरी बनाना हमेशा आसान नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपने बरसों से घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारियां बांटी हों, उसके सामने अचानक अजनबी बन जाना अपने ही दिल के किसी हिस्से को चोट पहुंचाने जैसा लगता है। मैंने नाश्ते की मेज पर अमन से सिर्फ उतनी ही बात की जितनी जरूरी थी। उसने भी शायद मेरे फैसले को समझ लिया था। पहले जहां वो आते ही कोई मजाक कर देता था, उस दिन वो चुपचाप खाना खाकर उठ गया। उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन उसने पूछा नहीं। मुझे उस खामोशी में एक अजीब सी टीस महसूस हुई। मैं चाहती थी कि वो समझे कि मैं उससे नाराज नहीं हूं, बस घर की शांति के लिए सावधान हूं। लेकिन शायद मेरी चुप्पी ने वही संदेश नहीं दिया जो मैं देना चाहती थी। 2 दिन बाद राघव को अपने काम के सिलसिले में फिर बाहर जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने मुझे घर की कुछ जिम्मेदारियां समझाईं और अमन से भी कहा कि माँ का ध्यान रखे। मैं भीतर से घबरा गई। मुझे लगा जैसे परिस्थितियां जानबूझकर मुझे उसी परीक्षा के सामने ला रही थीं जिससे मैं बचना चाहती थी। उसी शाम अमन ने माँ की दवा लाकर मेरे हाथ में रखी और बस इतना कहा, भाभी, समय पर दे दीजिएगा। मैंने सिर हिलाकर दवा ले ली। पहले वो खुद माँ के कमरे में जाकर उन्हें दवा देता था, मगर अब शायद मेरी दूरी की वजह से उसने वो जिम्मेदारी भी मुझे सौंप दी थी। रात को अचानक माँ की तबीयत फिर बिगड़ गई। मैं उन्हें संभालते हुए घबरा गई और अमन को आवाज़ दी। वो तुरंत आया, डॉक्टर को फ़ोन किया और माँ के पास बैठ गया। उस समय हमारे बीच किसी रिश्ते की परिभाषा नहीं थी, केवल एक बीमार माँ और उसकी चिंता में खड़ा परिवार था। लेकिन बाहर बरामदे से गुजर रही चाची ने हमें एक साथ देख लिया। अगले दिन घर में उनकी धीमी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। रात देर तक दोनों माँ के कमरे में थे। इतना सुनना था कि मेरे भीतर जैसे कोई पुराना डर फिर जाग उठा। मैंने अमन को उसी शाम साफ साफ कह दिया कि अब वो मेरे सामने अकेले बैठकर कोई बात न करे, चाहे उसे कितना ही ज़रूरी क्यों न लगे। वो कुछ क्षण मुझे देखता रहा और फिर बोला, भाभी, अगर मेरी वजह से आपको किसी के सामने जवाब देना पड़े तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूंगा। मैंने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में पहली बार मैंने भीगी हुई बेचैनी देखी। मैंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी गलती नहीं है अमन। गलती शायद हमारी नहीं, उन लोगों की है जो हर रिश्ते को अपनी नज़र से देखते हैं। लेकिन हमें दूसरों को मौका भी नहीं देना चाहिए। वो चुप रहा। फिर उसने कहा, ठीक है भाभी, आज से मैं आपकी मर्यादा का उतना ही ध्यान रखूंगा जितना अपनी माँ का। उसके शब्द सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। उस पल मुझे लगा कि रिश्ते खून से ही नहीं, सम्मान से भी मजबूत होते हैं। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे मन की शांति पूरी तरह छीन ली। मैं रसोई में पानी लेने गई तो देखा कि अमन के कमरे की मेज पर एक लिफाफा पड़ा था। उस पर मेरा नाम लिखा था। मैं ठिठक गई। कुछ क्षण तक मैं उसे देखती रही, फिर मैंने उसे खोला। भीतर एक पुरानी तस्वीर थी, मेरी शादी के शुरुआती दिनों की, जिसमें मैं और राघव पूरे परिवार के साथ खड़े थे। तस्वीर के पीछे अमन की लिखावट में सिर्फ एक वाक्य था, कुछ रिश्ते वक्त के साथ और भी कीमती हो जाते हैं। मेरे हाथ कांप गए। मुझे समझ नहीं आया कि उसने ये तस्वीर क्यों संभाल कर रखी थी। क्या वो सिर्फ परिवार की पुरानी याद थी, या वो भी उन भावनाओं से जूझ रहा था जिनसे मैं उसे दूर रखने की कोशिश कर रही थी। मेरे मन ने कई सवाल खड़े कर दिए। तभी पीछे से कदमों की आहट हुई। मैंने तुरंत तस्वीर लिफाफे में रख दी। अमन दरवाजे पर खड़ा था। उसने मुझे देखा, फिर लिफाफे को। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने धीमे स्वर में कहा, भाभी, आपने इसे खोल लिया? मैंने पूछा, ये क्या है? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ये आपके लिए नहीं था। मेरे भीतर अचानक बेचैनी बढ़ गई। तो फिर मेरा नाम इस पर क्यों लिखा है?
वो जवाब देने से पहले जैसे खुद से लड़ रहा था। अंततः उसने कहा, क्योंकि इसमें जो बात है वो आपको जाननी चाहिए, लेकिन अभी नहीं। मैं हैरान होकर उसे देखती रही। उसने लिफाफा मेरे हाथ से लिया और कमरे से बाहर चला गया। उस रात मेरी नींद गायब हो गई। मुझे पहली बार लगा कि शायद घर में कोई ऐसी बात चल रही है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया। शक अब केवल लोगों को हमारे रिश्ते पर नहीं था, मेरे मन में भी एक नया शक जन्म ले चुका था। अमन आखिर क्या छिपा रहा था? अगली सुबह मैंने देखा कि अमन बहुत जल्दी घर से निकल गया। उसके जाने के बाद मुझे उसके कमरे की मेज पर वही लिफाफा दिखाई दिया। इस बार वो खुला पड़ा था। मैं उसे छूना नहीं चाहती थी, मगर तभी मेरी नज़र एक कागज पर पड़ी जिस पर राघव का नाम लिखा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सब राघव से जुड़ा था? क्या अमन को मेरे पति के बारे में कुछ ऐसा पता था जो मुझसे छिपाया जा रहा था? मैंने कागज उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से सासू माँ की आवाज़ आई, नैना तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं घबरा गई और तुरंत बाहर आ गई। मैंने उस दिन पहली बार महसूस किया कि कभी कभी सच के बहुत करीब पहुंचकर भी इंसान उसे छू नहीं पाता। शाम तक अमन वापस नहीं आया। राघव का फोन भी बंद था। घर में अजीब सी बेचैनी फैल गई। मैं बार बार दरवाजे की ओर देखती रही। रात लगभग 10 बजे अमन लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी और हाथ में वही लिफाफा था। उसने मुझे देखते ही कहा, भाभी अब आपको सब बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने आज भी चुप्पी रखी तो शायद ये घर एक ऐसे सच की सजा भुगतेगा जिसका दोषी कोई नहीं है। मेरे भीतर डर उतर गया। मैंने पूछा, कौन सा सच? उसने मेरी ओर देखा, मगर उत्तर देने से पहले बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। राघव लौट आए थे। अमन ने अचानक लिफाफा अपनी मुट्ठी में कस लिया। राघव कमरे में आए। उनकी नज़र पहले अमन पर और फिर मेरे हाथों पर गई। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उन्होंने पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उस सवाल में पहले से कहीं ज्यादा संदेह था। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन अमन ने मेरी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, भैया आज जो कुछ भी कहना है मैं आपके सामने ही कहूंगा। कमरे की हवा जैसे अचानक भारी हो गई। मुझे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में हमारे परिवार की कौन सी परत खुलने वाली है, मगर इतना समझ आ गया था कि जिस शख्स से मैं इतने दिनों से भाग रही थी अब वही हमारे दरवाजे पर खड़ा था। राघव के कमरे में आते ही जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया था। उनकी आंखों में सवाल था और मेरे भीतर उन सभी आशंकाओं का शोर जिन्हें मैं कई दिनों से दबाती चली आ रही थी। अमन ने धीरे से वो लिफाफा मेज पर रखा और कहा, भैया इससे पहले कि आप कुछ और सोचें मेरी पूरी बात सुन लीजिए। राघव ने लिफाफे की ओर देखा और फिर मेरी तरफ। मैं चाहती थी कि कोई मुझे इस पल की बेचैनी से बाहर निकाल दे, मगर कमरे में मौजूद तीनों लोग अपने अपने डर के साथ खड़े थे। अमन ने कांपती आवाज में कहा, जिस तस्वीर और कागज को देखकर भाभी परेशान हुई है उसका रिश्ता उनके और मेरे बीच किसी ऐसी बात से नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं। ये सब आपके लिए है। राघव का चेहरा बदल गया। उन्होंने पूछा, मेरे लिए? अमन ने सिर हिलाया और लिफाफे से कागज निकालकर उनके सामने रख दिया। उसमें उनके पुराने व्यापारिक साझेदार के बारे में कुछ जरूरी जानकारी थी, जिसने कुछ समय पहले परिवार के पैसों से जुड़ी गड़बड़ी की थी। अमन पिछले कई दिनों से उसी मामले की जानकारी जुटा रहा था, क्योंकि उसे शक था कि राघव पर बेवजह कोई जिम्मेदारी डाली जा सकती है। वो तस्वीर दरअसल इसलिए लिफाफे में थी क्योंकि उसके पीछे अमन ने लिखा था कि परिवार के पुराने दिनों की याद उसे ये लड़ाई लड़ने की हिम्मत देती है। वो मुझे ये सब इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि अधूरी जानकारी से मैं और परेशान हो जाऊंगी। राघव काफी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में वो कठोरता नहीं थी जो पिछले दिनों दिखाई देती थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, नैना मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मेरे होंठ कांप गए। मैंने कहा, मुझे सबसे ज्यादा दुख शक से नहीं हुआ राघव। दुख इस बात का हुआ कि आपने मुझसे पूछने के बजाय दूसरों की बातों को जगह दे दी। राघव ने सिर झुका लिया। अमन पीछे हट गया, जैसे वो समझ रहा हो कि अब इस बातचीत में उसकी जगह नहीं है। तभी मैंने उसे रोक कर कहा, नहीं अमन, आज तुम भी यहीं रहो। इतने दिनों से तुम्हें भी तो इस शक का बोझ उठाना पड़ा है। अमन की आंखें भर आईं। उसने बस इतना कहा, भाभी मुझे आपसे कभी शिकायत नहीं थी। मैं सिर्फ चाहता था कि आपके सम्मान पर कोई उंगली न उठे। उस एक वाक्य ने कमरे की सारी कड़वाहट को जैसे पिघला दिया। उस रात पहली बार मुझे समझ आया कि शक कितना अजीब होता है। वो पहले दूसरों की आंखों में जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे हमारे अपने मन में जगह बना लेता है और अंततः उन्हीं रिश्तों को घायल कर देता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा बचाना चाहते हैं। अगले दिन राघव ने पूरे परिवार के सामने सारी बात स्पष्ट कर दी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी के बारे में सुनी सुनाई बात को सच मान लेना सबसे बड़ी भूल थी। चाची, पड़ोस की महिलाएं और घर के बाकी लोग चुप थे। किसी ने मेरी ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बहू, घर संभालते संभालते तुमने खुद को बहुत अकेला कर लिया था। हमें तुम्हारी चुप्पी समझनी चाहिए थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले।
इतने दिनों से जो बोझ भीतर दबा था वो जैसे एक ही पल में हल्का हो गया। अमन मेरे पास आया और मुस्कुराकर बोला, भाभी अब तो आप मुझसे बात करेंगी। मैंने पहली बार कई दिनों बाद खुलकर हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब चाय खुद बनानी पड़ेगी। वो हंस पड़ा। राघव भी मुस्कुरा दिए। उस क्षण मुझे लगा कि हमारे रिश्ते फिर से अपनी सही जगह पर लौट आए हैं। अमन मेरे लिए वही छोटा भाई बन गया था जिसकी चिंता मुझे हमेशा रहेगी, और मेरे मन में उसके लिए जो भी भावनात्मक अपनापन था वो अब किसी उलझन का नाम नहीं बल्कि एक साफ और पवित्र रिश्ते की तरह था। शायद यही प्रेम की सबसे सुंदर अवस्था है, जब उसमें पाने की इच्छा नहीं बल्कि सामने वाले के सम्मान और खुशी की सच्ची चिंता रह जाए। कुछ सप्ताह बाद घर में फिर से खुशियां लौट आईं। राघव ने काम से कुछ दिनों की छुट्टी ली और पहली बार मुझे घर से बाहर घुमाने ले जाने की योजना बनाई। सुबह उन्होंने मेरे लिए वही रंग चुना जो मुझे हमेशा पसंद था। जब मैंने आईने के सामने साड़ी ठीक की और बाहर आई तो राघव कुछ क्षण मुझे देखते रहे। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ, इतने सालों से तुम मेरे साथ हो और मैंने तुम्हारी मुस्कान को उतना ध्यान से देखा ही नहीं। मैंने हंसकर कहा, और आज अचानक इतनी तारीफ? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि शक ने मुझे एक बात सिखा दी, जिस रिश्ते की कद्र हो उसे समय रहते महसूस भी करना चाहिए। मेरे दिल में एक मीठी गर्माहट उतर गई। उस दिन हम दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। मैंने उन्हें अपनी सारी चिंताएं बताईं और उन्होंने पहली बार बिना बीच में टोके मेरी हर बात सुनी। हमारे बीच जो दूरी पिछले दिनों पैदा हुई थी वो उस शाम धीरे धीरे मिट गई। घर लौटे तो आंगन में अमन खड़ा था। उसने मजाक में कहा, भैया आज भाभी बहुत खुश लग रही हैं। राघव ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और कहा, क्योंकि आज उनकी खुशी की वजह मैं हूँ। अमन ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, तो फिर मेरी चाय का क्या होगा? मैं हंस पड़ी। उस छोटे से घर में फिर वही पुरानी हंसी गूंज उठी, मगर इस बार उसमें कोई डर नहीं था। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद घर में एक और खुशी आई। अमन की शादी तय हो गई। जिस दिन उसकी सगाई हुई वो मेरे पास आकर बोला, भाभी उस दिन अगर आपने मुझसे दूरी बनाने के बजाय मेरा साथ दिया होता तो शायद मैं खुद को कभी समझ नहीं पाता। मैंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कभी कभी दूरी भी रिश्ते को बचाने का तरीका होती है अमन, लेकिन अब वो दूरी सिर्फ इतनी होगी कि तुम अपनी पत्नी के साथ रहो और मुझे समय पर फोन करके पूछते रहो कि भाभी की चाय कैसी बनी है। हम दोनों हंस पड़े। उस रात मैं अपनी खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान देख रही थी। राघव मेरे पास आए और बोले, क्या सोच रही हो? मैंने कहा, सोच रही हूं कि कुछ रिश्ते कितने अजीब होते हैं। लोग उन्हें अपनी नज़र से देखते हैं मगर उनकी असली खूबसूरती भीतर छिपी होती है। राघव ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शक से नहीं भरोसे से देखा जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगती है। मैंने उनकी ओर देखा। मेरे चेहरे पर वही मुस्कान थी जिसके बारे में कभी लोगों ने अपनी कहानियां बना ली थीं, लेकिन अब उस मुस्कान के पीछे कोई डर नहीं था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि उन दिनों ने मुझे प्रेम का सबसे गहरा अर्थ सिखाया। प्रेम केवल किसी के करीब होने का नाम नहीं, बल्कि उसके सम्मान की रक्षा करना, उसके मन को समझना और जरूरत पड़ने पर अपनी भावनाओं को सही दिशा देना भी है। अमन मेरे जीवन का एक ऐसा रिश्ता बनकर रह गया जिसे मैंने दिल से अपनाया, मगर मर्यादा की सीमा कभी पार नहीं होने दी। और राघव, उन्होंने मुझे फिर से ये भरोसा दिया कि पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने से नहीं बल्कि एक दूसरे पर विश्वास करने से पूरा होता है। उस बरसाती शाम की तरह ही एक दिन फिर बारिश हो रही थी। अमन की शादी हो चुकी थी। घर में नई बहू की हंसी गूंज रही थी और राघव मेरे लिए चाय लेकर आए। मैंने कप लेते हुए मुस्कुराकर पूछा, आज चाय आपने बनाई है? उन्होंने कहा, हाँ, आखिर इतने सालों बाद मुझे भी अपनी पत्नी की पसंद सीखनी थी। बाहर बारिश की बूंदें आंगन में गिर रही थीं और भीतर पूरा परिवार हंसी से भरा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन कहा, कभी कभी जिंदगी हमें शक की अंधेरी गलियों से इसलिए गुजारती है ताकि हम भरोसे की रोशनी की कीमत समझ सकें। और शायद मेरी बेहतरीन अदाएं कभी मेरी मुस्कान, साड़ी या आंखों की चमक थी ही नहीं। मेरी असली अदा थी रिश्तों को टूटने से बचाना, गलतफहमियों के सामने सच को थामे रखना और प्रेम को उसकी सबसे खूबसूरत मर्यादा में जीना। उस दिन मुझे लगा कहानी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वहीं से मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय शुरू हुआ था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।